हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और इसमें देखिए मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं आपकी। तो इसमें रैंडम वेरिएबल सारा का सारा यानी प्रोबेबिलिटी का पोर्शन सारा का सारा है। प्रोबेबिलिटी सारी की सारी आती है भैया। ठीक है। इसी के साथ में इसमें स्टैटिस्टिक्स पूरी आती है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो आती है वो, ठीक है, ये आती है आपके पास में। स्टैटिस्टिक्स तो आती है बेसिक, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एक चीज और आती है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। हम जो हैं इसमें देखो किस तरीके से पूरे के पूरे कोर्स को लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है आज की क्लास में हम आपको स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स आपको स्टार्ट करवाएंगे। स्टैटिस्टिक्स को ही हम आगे तक लेके जाएंगे, जिसको हम कोरिलेशन रिग्रेशन तक पूरा लेके जाएंगे और खत्म करेंगे। कोरिलेशन रिग्रेशन करने के बाद में हम आएंगे प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में हम जो है प्रोबेबिलिटी पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ेंगे, उसको पॉइजन रेशियो तक करके पूरा का पूरा खत्म करेंगे। यानी पॉइजन रेशियो तक करने वाले भैया हम। ठीक है, समझ रहे हो बात। बहुत अच्छा खासा कोर्स, बढ़िया मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में भैया। स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले आ जाती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में क्या है, क्यों हमारे को इसकी जरूरत पड़ रही है, क्या है मतलब क्यों जरूरत है हमारे को। सबसे पहली जरूरत तो भैया आपको है एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन जो दूसरी जरूरत है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की, जो जरूरत होती है वो है ऑपरेशनल रिसर्च में। आप सारे के सारे बच्चे जो हैं उसमें से काफी सारे बच्चे जो है मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, यानी मैथमेटिक्स से एमएससी हैं। तो ऑपरेशनल रिसर्च जो होता है ओआर इसको हम बोलते हैं। ठीक है। ये एक टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में एमएससी का। और इसी पे एक टॉपिक आता है क्यूइंग थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं। क्यूइंग थ्योरी क्या होता है? वो बताता है मार्केट एनालिसिस के बारे में। तो मार्केट एनालिसिस में जब आप किसी भी चीज की स्टडी करते हो, किसी भी डेटा की स्टडी करते हो, तो वो जो डेटा की स्टडी होती है वो कितने तरीके से हो सकती है, वो काम लिया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या एक्चुअल में? स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ डेटा। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ठीक है। ये क्या होती है बच्चे? स्टडी ऑफ डेटा होती है। अब स्टडी ऑफ डेटा, अब आप नॉर्मल सी बात करूंगा मैं, अगर भाई स्टडी ऑफ डेटा क्या है, मतलब स्टडी डेटा की क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर। तो डेटा देखो भाई, कोई भी डेटा है तो डेटा जो होता है उसको हम क्लासिफाई करते हैं कुछ चार तरीकों से। चार तरीकों से कौन कौन से? सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी डेटा। फिर होता है सेकेंडरी डेटा, फिर होता है अनग्रुप डेटा, और फिर होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा जो है ये क्या होते हैं, इससे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा, फिर सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो होता है ये प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक सोर्स बोलते हैं हम इसको। ठीक है। मतलब ऐसा डेटा जो आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, यानी खुद कलेक्ट करा हुआ डेटा जो होता है वो प्राइमरी डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैंने आपको बोला कि भैया आपने एग्जाम दिया है, कितने मार्क्स आ जाएंगे, कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा क्वेश्चन करा है, जरा कलेक्ट करके जरा सारे के सारे मार्क्स की लिस्ट बनाइए जरा, कि किसमें कितना करा है, किसमें कितना करा है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा लिस्ट बनाइए, तो आप लिस्ट बना रहे हैं वो। तो अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हैं खुद अपने आप, तो वो जो डेटा आप बना रहे हैं वो प्राइमरी डेटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि भैया आप किसी क्लास में टीचर हैं, आपको मैंने खुद बोल दिया कि भैया अटेंडेंस रजिस्टर आप जो है सबकी अटेंडेंस लेके बताइए कौन कौन जो है वो आ रखा है, कौन कौन नहीं आ रखा। तो आप बोलेंगे ठीक है ये कर लेते हैं हम। तो आप क्या करेंगे, हर बच्चे का नाम लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखने के साथ साथ आप उसकी अटेंडेंस लगाते जाएंगे। तो ये जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो ये आप खुद कर रहे हो ना। तो ऐसा डेटा जो आप खुद कलेक्ट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा डेटा कलेक्टेड बाय, है ना, वन सेल्फ, जो अपने आप ही कलेक्ट हो जाए, है ना, जो अपने आप कलेक्ट करें हम, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डेटा। ठीक है, या प्राथमिक डाटा। ठीक है, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक डाटा। ठीक है, ये भी बोला जाता है इसको। सेकेंडरी डेटा भाई फिर इसमें सेकेंडरी सोर्स से आएगा फिर ये कोई ना कोई। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है इसका, देखो हम डेफिनेशन टाइप में लिख रहे हैं, कलेक्टेड बाय सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स। ठीक है। तो कोई भी डेटा जो किसी सेकेंडरी सोर्स से आ रहा है। अब सेकेंडरी सोर्स का मीनिंग क्या होता है भैया? सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है कि किसी दूसरी तरीके से आ रहा है। दूसरी तरीके से मतलब कि सपोज करो जैसे इलेक्शन होने हैं भैया 2024 के। 2024 के इलेक्शन होने तो एक पार्टी जीतेगी बहुत बढ़िया तरीके से, वो आपको पता है ना। तो लेकिन वो कितने वोट से जीत रही है, कितने वोट आएंगे उनके, और कितने जो हैं मतलब कम या ज्यादा वोट होंगे, ये आपको कौन बताता है? तो आप बोलेंगे सर ये तो न्यूज चैनल वाले बताते हैं, है ना, इलेक्शन पोल वाले बताते हैं। तो न्यूज़पेपर जो होता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, यहाँ से आपको पता लगता है। ये आपने कलेक्ट नहीं करा, है ना, ये आपने कलेक्ट नहीं करा। ये जो डेटा न्यूज़पेपर दे रहा है, न्यूज़पेपर जो भी बता रहा है, ठीक है,
ये सारा का सारा डेटा जो है वो अपने आप कलेक्ट करके आप तक पहुंचा रहा है। तो ऐसा डेटा जो मान लेते हैं किसी सेकेंडरी सोर्स से आ रहा है, यानी आप कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर हो गए, या आपने जैसे हंगर इंडेक्स, बाकी इंडिया की रैंकिंग जो आप देखते हो, रैंकिंग इंडेक्स जो आता है ना, रैंकिंग इंडेक्स मतलब इंडिया की रैंकिंग देखते हैं आप, जैसे भुखमरी में इंडिया कितना कम या ज्यादा है, ऊपर या नीचे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, ठीक है। ग्लोबली हम कितने लेवल पे आते हैं, अगर हम बात करें कि कितने नंबर पे आते हैं, अगर हम बात करें कि हम कितनी अमीर कंट्री है, गरीब कंट्री है, ये सारी की सारी जो रैंकिंग मिलती है, ये पर ईयर, हर ईयर ईयरली रैंकिंग आती है, ठीक है। तो जो रैंकिंग इंडेक्स आता है, ठीक है, ये जो होता है ये एक सेकेंडरी डेटा है। इलेक्शन पोल्स जो है वो एक सेकेंडरी डेटा है। तो आपको समझ में आ रहा है, ऐसा डेटा जो भैया एक सेकेंडरी सोर्स से आ रहा है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। अब अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है ना, मैं वापस पुराने वाली स्लाइड पे वापस आ रहा हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट पीछे एक वो करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है ना, वो एक्चुअल में टोटल दो तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में बार बार गलत क्यों लिख दे रहा हूँ इसकी स्पेलिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है ना, वो दो तरीके से डिवाइडेड है, यानी दो प्रकार से यहाँ आपको मिलेगी ये डिवाइडेड, ठीक है। वैसे तो तीन तरीके से डिवाइडेड है, लेकिन जो आपको इस वाली क्लास में पढ़ना है, इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ दो चीजों के ऊपर। सबसे पहले इसमें आती है एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, अब इसको क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम प्राथमिक या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है। क्या बोलते हैं, केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है, प्रवृत्ति, ठीक है, की माप, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। दूसरा होता है भैया इसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में विचरण या विचलन, ठीक है, विचरण की माप, ठीक है। जहां तक मेरी हिंदी ठीक ठाक है, मेरे हिसाब से यही बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप सर्च कर लीजिएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो है वो तीन टॉपिक्स आते हैं। एक आता है आपके पास में मीन, ठीक है, मीन जिसको हम बोलते हैं माध्य। ये कई तरह के होते हैं, जैसे मीन डेविएशन हो जा मीन सॉरी मीन हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, सॉरी, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के मीन होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में भी अलग अलग तरह से पार्ट आते हैं, अरिथमेटिक मीन में भी अलग अलग तरह से पार्ट आते हैं, 6-7 तरीके से होता है ये। इसी तरीके से मीन के बाद में आ जाता है भैया मॉड। इसमें मतलब तीन चीज आती है, एक तो मीन आता है, एक मॉड आता है। मॉड आई थिंक हम उसको बहुलक कहते हैं हिंदी में। और तीसरी चीज होती है बच्चे इसमें मीडियन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मीडियन। मीडियन को हम हिंदी में बोलते हैं भैया माध्यक, है ना, माध्यक। तो यहाँ जब भी आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, तो इसमें तीन चीजें होती हैं, मीन, मॉड, मीडियन। मैं ये बात लिख के बता रहा हूँ अभी आपको, कि इसमें से ज्यादातर बच्चों को ये चीज नहीं पता होंगी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है। ज्यादातर बच्चों को ये भी नहीं पता होता मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या होता है। तो बेसिक से आप स्टार्ट करिएगा, ताकि आपका बेसिक भी क्लियर हो, और उसको ग्रेजुएशन लेवल तक पूरा लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने भी टॉपिक है सारे कवर करिए, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो चलिए, मीन, मॉड और मीडियन, ये तीन आते हैं भैया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो है वो थोड़े से ज्यादा टॉपिक आते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन आता है। दूसरा आता है इसका मॉड डेविएशन, मॉड डेविएशन, जिसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है वो भी बताऊंगा मैं, मॉड डेविएशन। तीसरा आता है मीडियन डेविएशन, यानी जितने भी तरह के डेविएशन होते हैं, डेविएशन का मतलब होता है विचलन, ठीक है, जितने भी तरह के होते हैं ये क्या आते हैं, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आते हैं, ठीक है, डेविएशन, डेविएशन, ठीक है। उसके बाद और क्या आता है इसमें, इसमें आता है रेंज, रेंज जिसको हम सीमा बोलते हैं भैया हिंदी में, ठीक है। इसमें आता है भैया कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, जो आपको पढ़ना है। फिर इसमें आता है भैया क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, इसके बारे में बताएंगे क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, ठीक है, आगे वाली वीडियो में क्वार्टाइल डेविएशन आता है। और क्या आता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर जगह नहीं बची भाई। और आता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वार्टाइल क्या होता है, ये बताएंगे, चिंता मत करिए, सब्र करिए, ठीक है, डेविएशन सब। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में वेरिएंस, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस,
ठीक है, ये सारी की सारी आपको लिस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका कॉफिशिएंट भी भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें आपको पढ़नी है भैया, डेविएशन, और इसमें ही कॉफिशिएंट आ जाता है इसका, कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। इसमें से कुछ चीजें जो हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन डेविएशन, ठीक है, मीडियन डेविएशन, रेंज के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और आपके कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर कम आते हैं, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये लिस्ट अगर आपको पता होगी तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब बात ये आती है कि सर आपने बोला कि कोरिलेशन रिग्रेशन भी पढ़ाएंगे, तो आपने तो कोरिलेशन रिग्रेशन का नाम ही नहीं दिया कहीं पे। तो मैं याद दिला देता हूँ एक चीज, मैंने आपको बोला स्टैटिस्टिक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और हमने यहाँ पे 2 लिखा है। एक लिखा है हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा हमने लिखा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो भैया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में ये वाले टॉपिक आते हैं, जो लिखे हुए हैं सारे के सारे ना मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आते हैं। तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट इसका बिल्कुल अलग से है, जिसका नाम है कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो तीसरे पार्ट में आती है भैया, यानी ना तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ना ही ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आता है, यानी कोरिलेशन रिग्रेशन जो है वो अलग से एक तीसरा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मॉड और मीडियन आते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या आते हैं भैया, मीन डेविएशन, मॉड डेविएशन, मीडियन डेविएशन, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है हमारे को देखने में, है ना। तो छोटे वाले से पहले स्टार्ट करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहला हमारा टॉपिक जो होगा आज का वो मीन होगा, लेकिन उसको करने से पहले थोड़ी बहुत चीजें और बात करते हैं, ठीक है। ले लिया आपने ना स्क्रीनशॉट। चलिए, हम चीजों के बारे में जब हम बात कर रहे थे, हमने 2 तरह के डेटा के ऊपर बात करी अभी तक, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के ऊपर हमने बात नहीं करी। अनग्रुप डेटा क्या होता है भैया, कुछ इस तरीके से हम उसको लिखते हैं, एक्सआई, मतलब ऑब्जर्वेशन या डेटा को हम कुछ एक्सआई से डिनोट करते हैं, एक्सआई। और इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, 2 4 6, मान लेते हैं 3 है, 2 है, 5 है, ठीक है। सपोज करिए मैंने ये डेटा लिखा हुआ है, तो अभी इसके बारे में मेरे पास में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में मेरे पास में एक ग्रुपिंग में हमने नहीं करके लिखा है। ग्रुपिंग में मतलब कहीं पे भी नंबर हमने कुछ भी डाल दिए। ऐसा डेटा जो होता है वो अनग्रुप डेटा होता है। लेकिन अगर मैंने क्या करा, सपोज करिए मैंने कोई डेटा लिखा, एक्स आई इज इक्वल टू, सपोज करिए डेटा था मेरे पास में 2 3 4 2 3 2 3 3 4। मैंने को सपोज करिए डेटा है, ये अभी अनग्रुप्ड है। अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया इसमें बस मुझे ये बता दीजिए, सपोज करिए जैसे मैंने एक्स आई लिखा है यहाँ पे, एक्स आई है, कौन कौन से नंबर है, 2 3 और 4, ये 3 नंबर हमने यूज करे यहाँ पे, है ना। देखो 2 है, 3 है और 4 है, इसके अलावा कोई और डेटा में कोई भी नंबर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर है ना फ्रिक्वेंटली कहाँ कहाँ पे और कितनी कितनी बार रिपीट हुए हैं, फ्रीक्वेंटली कितनी कितनी बार रिपीट हुए, इसका मतलब ये होता है मैं इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भैया, हम नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन। तो फ्रीक्वेंसी का नंबर होता है, मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशंस। अगर मैं आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन एक पूछता हूँ भैया कि ये बता दीजिए 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 बार आ रहा है, यानी 2 जो है वो 3 बार आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो इन तीनों 2 को एक साथ में लिख सकता हूँ एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि भैया ये 2 लिख दिया और ये 3 बार आ रहा है, यस और नो। तो आप बोलेंगे यस सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे 4 सर 2 बार आ रहा है। तो ये जो, अगर मैंने इसी डेटा को अगर मान लेते कुछ इस तरीके से लिख दिया ग्रुपिंग करके, बात समझ में आ रही, ग्रुपिंग का मतलब एक साथ कलेक्ट करके लिख दिया मैंने, है ना, ग्रुपिंग करके लिख दिया, और मैंने हर नंबर को एक बार लिख दिया और ये बता दिया कि ये कितनी कितनी बार फ्रीक्वेंसी में रिपीट हो रहा है, यानी 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, 3 जो है वो 4 बार आ रहा है, 4 जो है वो 2 बार आ रहा है। तो ऐसा डेटा ग्रुपिंग करके लिखा गया है, यानी समूह में लिखा गया है, तो इस डेटा को हम बोलते हैं ग्रुप डेटा, है ना। तो ग्रुप डेटा ऐसा डेटा होता है जिसको ग्रुपिंग करके लिखा जाता है, ठीक है। एक्चुअल में अनग्रुप डेटा को ही ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि अनग्रुप डेटा अलग होता है, ग्रुप डेटा अलग होता है। अनग्रुप डेटा बस उसकी ग्रुपिंग नहीं करी जाती, ग्रुप डेटा इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो डेटा 2 तरीके का होता है, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी वो अलग टाइप है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन करेंगे, एक अनग्रुप डेटा के लिए और एक करेंगे हम ग्रुप डेटा के लिए। और मैं ये बोलना नहीं चाहिए, मैं बार बार बोलता रहूंगा, ठीक है।
मतलब बार बार नहीं बोलूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लीजिएगा या जो भी आप नोट्स बना रहे हैं वो आप बनाते रहिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। मैं सीधा सीधा पढ़ाने पे फोकस करूंगा। देखिए अभी जितना करवाया हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा वाला। और यहाँ पे आपको बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मीन नहीं होता, मीडियन नहीं होता, रेंज नहीं होता या मॉड नहीं होता। तो अगर आपने मेरी क्लास करी है तो आप बोलेंगे सर क्या बच्चा वाला क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी में आया है 2021 में। रेंज जो होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ना होकर क्या होता है, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है भैया, है ना। मेजर में किस में आता है, डिस्पर्जन में आता है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आता है ये। क्लियर है ना। तो कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, अगर आपको पूरी की पूरी चीजें पता है तो आप आराम से निकाल लोगे। क्लियर है। चलिए जैसे मान लेते हैं एक और आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है आपको ये बताना है, मीन, मॉड, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप सीधा सीधा देख के बता दोगे क्या है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बढ़िया दिमाग चल रहा है आपका, बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। क्लियर है ना आपको, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, जरा इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमने आपका करवा दिया वार्म अप पूरा का पूरा ना। कोई भी चीज करने से पहले आपका वार्म अप होना चाहिए, जैसे जब भी एक्सरसाइज करते हैं ना। तो इसी तरीके से हमने वार्म अप आपका करा दिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। इसमें कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन एंड आफ्टर दैट हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले हम इन तीनों के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम मॉड पे आएंगे, फिर मीडियन पे आएंगे। और इसमें मॉड और मीडियन हम बच्चों वाला नहीं करेंगे, जैसे हम बच्चे जैसे करते हैं वैसे नहीं करेंगे। कुछ अच्छी चीजें भी आपको बताएंगे जो आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। और इसमें सबसे पहला टाइप आता है अनग्रुप डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब एक तरह से और भी होता है, इसको हम बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं भैया, एवरेज, ठीक है। इसको हम और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं औसत। औसत बोल दो, एवरेज बोल दो, या हम इसको माध्य बोल दें, एक ही बात है भैया। माध्य बोल दो, एवरेज बोल दो, औसत बोल दो। अब ये होता क्या है, मैं आपको सपोज करो जो है आपने एक कंपनी स्टार्ट करी है बहुत बड़ी, है ना। एक कंपनी के आप मालिक हो, सीईओ हो भाई आप, है ना। ये हो आप सीईओ, ठीक है। आप एक कंपनी के मालिक हो, आपकी कंपनी है, जैसे अंकल चिप्स होती है तो आपकी कंपनी है आंटी चिप्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आंटी चिप्स। आपका जो आंटी चिप्स है वो बहुत ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। आपने वो प्रोडक्ट स्टार्ट करा, आपने अपने चिप्स बेचने शुरू करे, और पहले ही महीने आपने जो है वो मान लेते हैं 10 लाख रुपए की इनकम कर ली। 10 लाख लिख लेता हूँ, बस 10 ही काफी है ना। 10 लाख की इनकम कर ली, तो बहुत ही बढ़िया, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है ना। सपोज करिए मैंने आपसे आपने क्या है दूसरे मंथ यही इनकम आपकी इंक्रीज होके 15 लाख हो गई। तो आप बोलोगे सर बड़ा मजा आ रहा है, बताते रहो। तीसरे मंथ कितनी इनकम थी। तीसरे मंथ जो है आपने मेरी तरह एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट कोर्स लेके करा है ना, कोर्स स्टार्ट करके करा है। एक्सपेरिमेंट आपने स्टार्ट करा और आपने क्या करा, एम्प्लॉयज बहुत सारे हायर करे, है ना। एम्प्लॉयज बहुत सारे हायर करे, और आपने जो है नए नए चिप्स स्टार्ट कर लिए। मतलब आपका एक चिप चल रहा था बढ़िया, है ना, चिल्ली फ्लेवर। आपने क्या करा, अमेरिकन स्टाइल लेस की तरह से आपने बहुत सारे फ्लेवर्स स्टार्ट कर दिए। अब क्या होता है, लेज में भी ना एक खास बात है, अंकल चिप्स में या लेज में उनके 2-3 फ्लेवर्स ही बिकते हैं। अगर आपने नोटिस करा हो, एक तो आप वो हरा वाला खाते हो, है ना, लेस का, एक आप वो लाल वाला खाते हो, ठीक है। अंकल चिप्स का वो नीला वाला खा लेते हो आप। इसके अलावा ज्यादातर फ्लेवर्स जो है वो कोई कोई खाता है बच्चा, ज्यादा नहीं। तो इससे हुआ क्या, सपोज करिए कि आपकी शुरुआत की इनकम जो थी वो 10 लाख थी, है ना, ये फर्स्ट मंथ की थी। सेकंड मंथ की जो इनकम थी वो सपोज करिए 15 लाख थी, और थर्ड मंथ की जो इनकम थी वो सपोज करिए आपकी कम होकर अब 5 लाख होगी, क्योंकि भैया आप जो थे ना, आपने लालच में आके नई नई चीजें स्टार्ट कर ली, और नई नई चीजें स्टार्ट करते ही आपका हो गया भैया नुकसान। और नुकसान हो गया तो भैया ये जो, अब नुकसान से क्या होता है, नुकसान से ऐसी चीजें होती हैं कि अब मैंने आपको कॉल करा, मैंने कहा अच्छा बताइए जरा बिजनेस कैसा चल रहा है आपका। तो आपने बोला सर ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, प्रॉफिट कितना है आपका। तो आप बोलेंगे कि अभी 3 महीने हुए हैं, ठीक है, 3 महीने में हमने 30 लाख रुपए कमा लिए हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा ये तो बढ़िया चीज है, क्या कम इसमें क्या नुकसान है। तो आप बोलेंगे नहीं 30 लाख कमाए हैं, अभी जो है वो घाटे में चल रहा है थोड़ा बहुत ना, जैसे पहले कमाए थे वैसे नहीं कमाएंगे। तो मैं बोलूंगा अच्छा तो कमा रहे हो आप 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो। तो 10 लाख आपने पर मंथ कमाया है, मैं मेरे हिसाब से, है ना। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, सही तो कमा रहे हो।
क्या गलत है, बढ़िया तो चल रहा है सब कुछ। तो आप बोलेंगे सर 10 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमाया हमने, हमने 30 लाख रुपए 3 महीने में कमाए। हमने कहा एक ही बात है ना, मोटा मोटा एवरेज मान लो 10 लाख रुपए महीना कमाया आपने। तो ये मोटा मोटा एवरेज जो होता है, जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा एवरेज मोटा मोटा, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में आपके पास में एक डेटा था, उसका सम आपको मिला, 3 महीने में आपने कितना कमाया, 30 लाख रुपए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 3 महीने को जो आपने 30 लाख रुपए जो आपकी इनकम थी, यानी टोटल सम जो था, इसको बोलते हैं हम टोटल सम, है ना, टोटल सम को अगर मैं 3 महीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, तो ऐसा कोई नंबर है क्या जिससे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, 10 वो नंबर है जिसको मैं पहले महीने पे, दूसरे महीने पे और तीसरे महीने पे अगर मैं रखता हूं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 होगा। यानी ये जो नंबर जो है, जो डेटा को इक्वली डिवाइड कर रहा है या किसी भी टोटल सम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये डेटा जो होता है, इस डेटा को हम बोलते हैं एवरेज या मीन बोलते हैं। तो मीन होता क्या है, अर्थमेटिक मीन ऐसा डेटा होता है या ऐसा नंबर होता है जो किसी भी पूरे डेटा को, है ना, पूरा जो सम होगा उसको इक्वल एवरेज, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हम एवरेज। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये कैसे निकलता है, देखिए बड़ा आसान था, 30 था, 3 महीने थे, तो हमने इसको डिवाइड करके ऐसे 10 लाख रुपए हिसाब से हमें हमने लगाया आपका। ठीक है, सपोज करो अगर मेरे को एवरेज निकालना है, तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो आपको दिया होगा एक्सआई, एक्सआई होता है बच्चे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, या ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे सपोज करिए 2 4 6 8 10, ठीक है, ये कुछ नंबर है, 10 12 13 14, ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं। और मैंने क्या करना है, इसका अगर एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए या मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। मीन जो होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन के बराबर होता है। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, क्लास 10th में पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं सिंबल को समेशन, ठीक है, समेशन पढ़ते हैं हम। ठीक है, और आई इज इक्वल टू 1 से एन, ऐसे हम इसको लेते हैं। ठीक है, अगर नोटेशन लेके जाएं प्रॉपर, तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन एक्स आई अपॉन एन। एन क्या होता है, एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भैया, वो आपको एन बताता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक्सआई जो होता है, एक्सआई होता है ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी है भैया वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो समेशन एक्सआई अपॉन एन का मीनिंग क्या है, समेशन एक्सआई अपॉन एन का मीनिंग ये है कि अगर मान लेते हैं किसी भी चीज का आपको मीन निकालना, तो समेशन एक्सआई का मतलब होता है 2 4 6 जितनी भी ऑब्जर्वेशन दिख रही है आपको, 8 10 12, है ना, 14, ये ऑब्जर्वेशन दिख रही है, तो इनको सबको जोड़ दो और ये टोटल जितनी भी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप पूरा का पूरा सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हो। अगर मैं इसको देखो ऐड करना चाहूँ, देखो 6 4 10 होता है, 8 2 10 होता है, 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 और भैया ये कितना बनेगा, 26 56 हो गया भैया, 56/7। इसको काटो भैया, 8 बारी में कट रहा है, तो 8 इसका आंसर हो गया, है ना। एक तरीका तो ये है। अब आप बोलेंगे सर एक तरीका, क्या बोल रहे हैं, यही तो तरीका होता है मीन का। मैं बोलूंगा नहीं, मीन के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए एक तो मीन का तरीका ये हो गया, आपको समझ में आया कि टोटल ऑब्जर्वेशंस को जोड़ो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर डिवाइड करते हैं हम उसको, तो हो जाता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर मैं ऑब्जर्वेशन से अगर मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करता हूँ, तो मीन आ जाता है। तो क्या मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि अगर इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूं, है ना, तो समेशन एक्स आई जो होता है वो एक्स बार इंटू एन के बराबर हो सकता है, यस और नो। तो आप बोलेंगे यहाँ पे बिल्कुल सर, तो इसका मतलब ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है वो मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो कभी भी मान लेते हैं अगर आपसे ये बोल रखा है कि सपोज करिए आपको ये बोला गया है कि हमारे पास में 50 लोगों का मीन है ना, 50 लोगों का मीन, लोगों का मीन, ये लोग मतलब वो वाला लोग है, 50 मेंबर्स वाला, ठीक है, 50 पर्सन का जो मीन है, मीन वेट है सपोज करो, है ना, वो 10 kg है या 100 kg है, ठीक है, 100 किलो के लोग हैं। तो बताइए टोटल इनका सम कितना होगा। तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ पीपल होंगे उसको आप मीन से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो 50 इंटू 100 करेंगे तो टोटल जो इसका जो आ जाएगा, ये भैया 50 लोगों का इतना वेट आ जाएगा आपका। ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बीच बीच में कहीं पे यूज हो जाता है, तो हम इसको यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आपको। अब दो चार चीजें और, जब भी आप मीन निकालते हैं, तो मीन निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके। अब इसमें सबसे पहला तरीका तो हमने बताया कि एक्स बार जो होता है
वो समेशन xi अपॉन n के बराबर होता है, मतलब सबको जोड़ दो और n से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका देखो, अगर मान लेते हैं मान लेते हैं हमारे पास में नंबर जो हैं वो उनका गैप सेम है। इफ द नंबर्स, इफ द ऑब्जर्वेशंस आर इन एपी, एपी का मतलब समझते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ऑब्जर्वेशन अगर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी उनका गैप सेम है। जैसे सपोज करो मैंने अभी ऑब्जर्वेशन लिखी थी 2 4 6 8 10 12 13 14, इसका मीन निकाला था मैंने, 8 निकला था, है ना। तो इनका क्या गैप सेम है क्या, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 11 12 13 14, दो दो का गैप है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर दो दो का गैप है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो मीन यानी एक्स बार जो होता है वो होता है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लास्ट ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2 के बराबर होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मतलब ये, लास्ट ऑब्जर्वेशन यानी ये, उठाओ इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो 14 15 16, 16 को 2 से डिवाइड करो भैया 8 आ गया। और ऐसा नहीं है कि भैया कि ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट और लास्ट करके ही होगा, आप किसी को भी ऐड करो। देखो जैसे इसको और इसको ऐड करा मैंने, 2 से डिवाइड करा, मेरा 8 आया क्या, तो आप बोलेंगे सर इसको और इसको ऐड करके दिखाओ। देखो 12 और 4 16 होता है, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी 8 आएगा। 6 और 10 16 होता है, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी 8 आएगा। तो जब भी गैप सेम होता है तो आप किन्हीं भी दो को जोड़ोगे, किन्हीं भी दो का मतलब क्या होता है, पहला और लास्ट वाला। सेकंड फर्स्ट के बाद में अगर सेकंड को जोड़ रहे हो तो सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ में जोड़ोगे, थर्ड को जोड़ रहे हो तो थर्ड लास्ट के साथ में अगर आप जोड़ते हो, तो जब भी आप जोड़ के निकालोगे तो इसका मीन आराम से निकल सकता है। और होता है इसमें एक और भी चीज है, मीन जो होता है बीच वाला नंबर हो सकता है अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है। ऑड का मतलब यहाँ पे एन की जगह पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में जो बीच वाला नंबर होता है, अगर इसमें मान लेते हैं एपी में है सारी ऑब्जर्वेशन, तो बीच वाला जो नंबर होता है यही मीन की तरह से भी काम करता है। मीडियन तो होता ही है लेकिन ये मीन की तरह से भी काम करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत काम आएंगी आपके। क्लियर है। अब जरा पहला तो हमने ये लिखवा दिया आपको ना, ठीक है, पहला हमने ये लिखवा दिया, अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, सपोज करो अगर ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम है, चलो ये तो हमने कर लिया। जैसे सपोज करो हमसे पूछा गया फाइंड द मीन ऑफ, हाँ सपोज करो हमको बोल दिया गया 1 3 5 7 9 11, इसका निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, करने का तरीका क्या होगा, अभी इसके ऊपर मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। पहले और लास्ट को उठाना है, 1 + 11 अपॉन करना है 2, ठीक है। तो 12 को 2 से डिवाइड करो बच्चे, 6 मीन आ जाएगा इसका, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे दो तरह के मैंने नंबर लिखे, एक तो ये ऑड नंबर लिखे सारे के सारे, और इससे पहले वाले इवन लिखे थे। तो इवन और ऑड का भी निकालने का तरीका होता है। तो लिखिएगा जरा यहाँ पे, मीन ऑफ एन इवन नंबर्स। तो याद रखिएगा ये होता है n+1, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे सपोज करिए आपके पास में कोई डेटा दे रखा है 2 4 6 8 10, कितने नंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे सर ये 5 नंबर्स हैं, है ना, 5 नंबर्स हैं। आपको इसका मीन निकालने के लिए मैंने बोल दिया इसका मीन निकालो। तो पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका ये है, इसको जोड़ दो सबको, 5 से डिवाइड कर दो, 30 आएगा, देखो है ना, 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले और लास्ट को जोड़ दो, 2 और 10 को जोड़ दो, है ना, 12 को 2 से डिवाइड करो तो भी 6 आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या होता है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको इसका मीन निकालना है तो मीन जो होता है एक्स बार इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो n+1 अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या होता है, तो बस कुछ नहीं करना, n की जगह पे 5 रखो +1, 5 मतलब ये वाला, कितने हैं ये, 5 में 1 जोड़ दो 6 आ जाएगा। तो मतलब आपको करना क्या है, बस इनको काउंट कर लेना है, एक ज्यादा इसका मीन हो जाएगा। जैसे मैंने अगर ऐसे लिख रखा 2 4 6 8 10 11 12 13 14, इसका काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हैं, तो इसका मीन जो हो जाएगा भैया 7 + 1, लो भैया 8 हो गया। 8 ही निकला था, याद करो सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया है ना। तो ऐसे आपको इतनी आसानी से आप निकाल सकते हो। ये होता है मीन ऑफ एन इवन नंबर्स, ठीक है, हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं मेरे को मीन निकालना है एन ऑड नंबर का, मीन ऑफ एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का मीन निकालना है तो वो एन ही होता है, याद रखिएगा। जैसे सपोज करिए मैंने आपको आपसे पूछा गया कोई क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ हमको बोल दिया गया 1 3 5 7 9 10 11 12 13, ठीक है। और बस इतने का मीन पूछ लिया आपसे। तो पहला तरीका तो क्या है, 13 और 1 को जोड़ो 14/2, है ना, 7 आ गया इसका।
पहला आंसर तरीका ये। दूसरा तरीका ये, सबको जोड़ के कितने हैं जितने भी हैं उससे डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 हैं तो 7 से डिवाइड कर दो, है ना। तो तीसरा तरीका क्या कहता है, तीसरा तरीका ये कहता है कि यहाँ पे n काउंट कर लो। अगर ये सारे के सारे ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 ऐसे हैं, तो n काउंट कर लो। n है बच्चे 7, 3 3 6 और एक 7। तो बस इसका मीन अगर मेरे को निकालना होगा तो मीन x ही होता है ना, मतलब n ही होता है। तो ये मीन कितना निकल जाएगा बच्चे, 7 ही निकल जाएगा। तो याद रखिएगा मीन n ही होता है तो 7 ही निकल जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे जोड़ के देख लो, 14/2 आ रहा है तो भी 7 आ रहा है, ठीक है। चाहे इसको ऐसे करो तो भी आपका 7 ही आ रहा है, चाहे इसको तीसरे तरीके से करो तो भी 7 आ रहा है। तो कैसे भी करो, है ना, 7 ही आएगा। लेकिन ये है कि अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आप एग्जाम में थोड़ा सा फुर्ती दिखा सकते हो, है ना, क्वेश्चन को करने में आप अपना टाइम बचा सकते हो। नेक्स्ट आपको अगर आपसे पूछ लिया था मीन ऑफ, सपोज करो 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स का मीन कभी भी निकालना हो तो ये होता है n+1/2, ठीक है। अगर आपको मीन निकालना हो इसी तरीके से, मीन ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ये होता है n+1, है ना, 2n+1/6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे मीन, अगर मेरे को निकालना हो मीन ऑफ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है, 4 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। हमारे को निकालना तो ये होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले कर लेने, फिर आपको थोड़ी बहुत चीजें और पता होनी चाहिए। जैसे कुछ चीजें क्या, जैसे कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कभी अगर आपके पास में 2 की पावर, सपोज करो NC1 NC2 ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। सपोज करो NC1 आ जाता है प्लस, या NC0 आ जाता है प्लस NC1 आ जाता है प्लस NC2 आ जाता है प्लस डॉट 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 प्लस NCN आ जाता है, तो इसका आंसर होता है 2n, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मान लेते हैं अगर आपके पास में NC1 आ जाता है, NC0 की वैल्यू याद रखिएगा 1 होती है, तो इस 1 को इधर शिफ्ट करा जा सकता है क्या। तो अगर मैं इसी चीज को NC1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, NC1 से स्टार्ट करता हूँ प्लस NC2 से स्टार्ट करता हूँ प्लस NC3 से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे करते करते मैं NCN तक अगर लेके जाता हूँ तो इसको मैं क्या 2 की पावर n-1 लिख सकता हूँ। तो आप बोलेंगे यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये वाला 1 जो है इधर ट्रांसफर करा है आपने, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर करा है आपने, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम आके आने वाले टाइम पे आपको जरा कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं PYQs, ठीक है। और याद रखिएगा बेसिक से हम करेंगे, ठीक है। पहली क्लास है आज इसकी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की, बिल्कुल बेसिक क्लास है, आपको मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसका लेवल बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे हम आगे आगे करके ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। इतना सब कुछ हमने बता दिया भैया, 2006 से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, ठीक है। 2 की पावर NC0 NC1 डॉट 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 NCN तक है, तो 2 की पावर n अपॉन n है इसका आंसर, 2 की पावर n अपॉन n+1 है इसका आंसर, या 2 की पावर n+1 अपॉन n है इसका आंसर, या 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 है इसका आंसर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे ही पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। आपके पास में देखो, आप जितना इसका टाइम लेना चाहते हो आप टाइम ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पॉज करना है तो वीडियो पॉज करके इसको पूरा सॉल्व आप कर सकते हैं। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखो आपको लास्ट में अभी 2 फॉर्मूले बताए हैं। मुझे ये पता है कि NC0 NC1 NC2 NC3 NCN तक कभी भी ऐड करना हो तो इसका आंसर होता है 2 की पावर n। क्लियर। तो मुझे इसका निकालना है बच्चे अर्थमेटिक मीन। अगर मेरे को इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो अर्थमेटिक मीन का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे को, ठीक है, काम हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपने आंसर समझ लिया होगा, अपने दिमाग में सोच लिया होगा क्या आंसर होगा, ठीक है। मेरे को पता है आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, देखते हैं आपका दिमाग यहाँ पे चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है भैया x बार इज इक्वल टू समेशन xi अपॉन में n होता है। ये है सारी के सारे xi इधर इस समय, xi है NC0 NC1 ऐसे करते करते कहाँ तक NCN तक। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले यहाँ पे n कितना है भाई, तो आप बोलेंगे सर n जो है यहाँ पे n+1 है। रीजन बताओ। देखो 1 से लेके n तक तो यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर हो गए, मतलब 1 से लेके सपोज करो 10 तक तो ये है, एक और है ना एक्स्ट्रा, तो ये 11 हो गया ना। तो n+1 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म जो है वो n से एक ज्यादा है, 1 से लेके n तक तो यही है, एक ज्यादा ये वाला भी है। तो n+1 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये n+1 नीचे डालो यहाँ पे। तो भैया या तो ये वाला आंसर करेक्ट या तो ये वाला करेक्ट, ये दोनों तो गए, ठीक है। अब x बार निकालने के लिए आपको इन सबका सम करना पड़ेगा, यानी NC0 से लेके NC1 प्लस डॉट 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 प्लस NCN तक आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। इसका आंसर होता है 2 की पावर n अपॉन में n+1। कर दो, आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया,
बी इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? इतना इजी है इसको करना, है ना? मजा आ गया ना? समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे। जैसे सपोज करिए आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ NC1 NC2 NC3 डॉट 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 अप टू NCN। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2 की पावर n माइनस वन बाई एन, 2 की पावर n बाई एन, 2 की पावर n बाई n प्लस वन, या 2 की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। ठीक है, इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है। आप अपने दिमाग में जल्दी से सोच लीजिए, मैं इसका सीधा सीधा आंसर बताता हूँ जल्दी से कि क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेयर हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। भैया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखने से पहले एक चीज और लिख लेते हैं, एक्सआई क्या दे रखा है। एक्सआई जो दे रखा है वो दे रखा है NC1 NC2 और ऐसे करते करते NCN तक दे रखा है। मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एक से लेके कहां तक है बच्चे, n तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गई वो n ही हो गई, यानी n के प्लेस पे n ही है इस समय। पिछले वाले में n प्लस वन था, ठीक है, इसमें n है। अब आपको क्या करना है, मीन निकालना है इसका। x बार इज इक्वल टू होता है समेशन xi अपॉन n, है ना? तो समेशन xi का मतलब क्या, NC1 से लेके कहां तक जोड़ दो, NCN तक जोड़ दो, है ना? और जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे, इसको n से डिवाइड करना है फिर उसके बाद में, है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे NC1 से NCN तक कभी भी जोड़ते हैं तो ये होता है 2 की पावर n माइनस वन बाई n, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना इजी हो जाता है करना। क्लियर है ना, आपको समझ में आ रही है? ठीक है, जो चीजें हमने अभी आपको लिखवाई थी वो यहाँ पे मैं एक बार और दिखा रहा हूँ आप इसका, ताकि स्क्रीनशॉट ले सकें। पूरा ये चीजें हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, अब इनका यूज मैं आपसे करवाऊंगा एक एक करके। क्लियर है ना? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। देखिए, जैसे सपोज करिए आपसे मैंने पूछा व्हाट इज द मीन ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। एन ऑड नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका मीनिंग क्या है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका मीन क्या होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर हमने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर करा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एन नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं भैया 1 2 3 अप टू n तक ये नंबर होते हैं। तो अगर मेरे को मान लेते हैं इसका स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकालने हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करते करते कहां तक, n स्क्वायर तक। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है भैया, तो आप बोलेंगे टोटल टर्म्स सर जो है वो n है। तो इसका मीन निकालना है मेरे को, तो x बार इज इक्वल टू वो हो जाता है समेशन xi अपॉन में n, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे करते करते n स्क्वायर अपॉन n। और शायद ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बता रखा है, इसका फॉर्मूला होता है भैया कितना, n प्लस वन, है ना, 2n प्लस वन बाय 6 होता है। बताया था ये फॉर्मूला। ये इसलिए होता है क्योंकि इसका जो सम होता है ना, इसका जो सम होता है ये होता है n प्लस वन, है ना, 2n प्लस वन बाय 6 इसका सम होता है, और इसको नंबर ऑफ टर्म्स यानी n से डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर हमारे को ये वाला मिल जाता है। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। अब आपको अगर ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन अब देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। पहले 20 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का, ठीक है, मीन क्या होता है, तो आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपको दे दिए, 151.5 143.5 65 और 72। चार ऑप्शन आपके पास में है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। तो चलिए, आपने मेरे को लगता है बना लिया होगा इसका आंसर। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ सॉल्यूशन से। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं भैया। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर है, यानी n की वैल्यू कितनी है 20, और मुझे पता है इसका मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, एक्स बार इज इक्वल टू होता है n प्लस वन, है ना, 2n प्लस वन, और बाय कितना होता है भाई 6 होता है। तो कर लो भाई, 20 प्लस वन हो गया, है ना, और 2 इंटू 20 प्लस वन हो गया, और अपॉन में कितना हो गया 6 हो गया। कर लीजिए इसको, ये हो जाता है 21 इंटू 20 टू 41 हो गया ना, अपॉन में 6 हो गया, तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, 7 बारी में 3 से कटेगा, ये 2 बारी में, तो ये हो गया 7। यहाँ पे लिख दूं, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो ये हो रहा है एक्स बार इज इक्वल टू 7 एकम 7, 7 चौक 28 अपॉन में 2। ठीक है, इसको काट देते हैं जरा, ये कट रहा है देखो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है भैया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू हो गया कितना, 143.5 है भैया। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? सही है,
क्लियर है ना क्वेश्चन? ठीक है, तो ये कुछ हमने क्वेश्चन करे हैं जिसमें हमने आपको बताया कि भैया कैसे आपको डेटा को जो है अनग्रुप डेटा को उसका मीन निकालना है। अब मान लेते हैं यही चीज ग्रुप डेटा के लिए आ जाए, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में या डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में आ जाए, तो कैसे करना है इसको आपको सॉल्व? तो देखिए, अगर आपके पास में ग्रुप डेटा के लिए आ जाता है या ग्रुप डेटा के लिए आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के टोटल 3 तरीके होते हैं भैया। 3 तरीके कौन कौन से? एक होता है इसका डायरेक्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, पहला तो ये होता है भाई। दूसरा मेथड होता है इसका स्टेप डेविएशन। ठीक है, स्टेप डेविएशन। और तीसरा मेथड होता है भैया अज्यूम्ड मीन। क्या होता है? अज्यूम्ड, ठीक है, मीन मेथड। तो ये 3 तरह से आपके मेथड होते हैं भैया। अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है और डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में आपको ये बताया जाता है कि भैया कि आप डायरेक्टली कैसे कैसे मल्टीप्लाई करके आप किस तरीके से किसी भी डेटा का मीन निकाल सकते हो। और वो बहुत ही इजी सा होता है, बस उसमें कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, आपका आराम से आंसर बनता है। अज्यूम्ड मीन मेथड में आपको एक मीन अज्यूम कर लेना होता है और उसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना होता है। इसी तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड एक एडवांस केस है अज्यूम्ड मीन मेथड का। उसमें आपको शॉर्टकट मेथड भी इसको बोला जाता है। उसमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आपके पास में डेटा बहुत ज्यादा बड़ा आ जाए और नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हो, तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से। तो शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है इसको, और डायरेक्ट मेथड तो ये है ही। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे सपोज करिए आपको कोई कंटिन्यूअस डेटा दे रखा है, ये वाला। अपनी मर्जी से मैं एक डेटा बना लेता हूँ। सपोज करिए आपको एक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल का मतलब देखो, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें खाली एक्स आई होगा, एफ आई दे रखा होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये एक्स आई है, और एफ आई जो है ये है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये एफ आई है। आपसे बोला इसका मीन निकाल लो। तो मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट मेथड ये कहता है भैया कि मीन का फॉर्मूला जो होता है ना, एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होता है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन सब का सम करना है। जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 5 15। तो समेशन एफ आई कितना हो गया भैया? 15 हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे लिखना है एफ आई एक्स आई। तो 2 एकम 2 हो जाते हैं। 4 दूनी कितना होता है? 8। 6 दिया होता है 18। ठीक है, 8 चौक होता है 32। 10 पंजे होता है 50। ठीक है, इन सबको जोड़ देना तो समेशन एफ आई एक्स आई हो जाता है बच्चे। अब समेशन एफ आई एक्स आई ये है, समेशन एफ आई ये है। आप क्या करो, इनको ना जोड़ दो। ठीक है, जैसे 8 2 10, 8 2 10 20, तो 20 का हो गया बच्चे 0। ठीक है, तो 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6 5 11, 110 हो गया। तो आपको करना क्या है, 110 को 15 से डिवाइड कर दो और आपका आंसर जो भी आएगा पॉइंट में वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 15 सत्ते 105 होता है वो, मतलब 7 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 15 दूनी 30, 15 या 45, 7.3 के आसपास कुछ इसका आंसर बनना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो खाली एक्स आई दे रखा हो, एफ आई दे रखा हो, तो एफ आई एक्स आई निकालो, इसका जोड़ो सारा का सारा, इसको जोड़ो सारा का सारा। और भैया ये मेथड में ये वाला फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये एक्स बार का यानी मीन का फॉर्मूला होता है। इसमें रखो दोनों वैल्यू, यानी इसको भी और इसको भी, और डिवाइड करो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अब सपोज करिए इसी में ही क्लास इंटरवल गिवन हो, तो कैसे करेंगे? सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें क्लास इंटरवल गिवन है, डायरेक्ट मेथड का है ना। तो डायरेक्ट मेथड में अगर मान लेते हैं क्लास इंटरवल गिवन है, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? तो उसमें देखो एक चीज दी जाएगी आपको, क्लास इंटरवल, जिसको हम सी आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल, इंटरवल। ठीक है, और सपोज करिए मैंने इसको लिख रखा है 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10, 10 तक लिख लिया मैंने, चलेगा। एफ आई मैंने लिख दिया, मान लेते हैं 2 4 6 8 और 10 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे मतलब करना क्या है, सपोज करो मेरे को इसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला तो यही होता है, मीन ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, इस वाले मेथड में जब भी आपको क्लास इंटरवल दिया जाता है तो आपको एक चीज नहीं दी जाती, एक्स आई, है ना, यानी ऑब्जर्वेशन नहीं दी जाती। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं हम। एक्स आई को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। ठीक है, तो एक्स आई नहीं दिया जाता। तो एक्स आई अगर निकालना हो तो कैसे निकालना है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसको बोलते हैं हम क्लास मार्क, एक और नाम से भी जानते हैं हम इसको, क्लास मार्क। ठीक है, ये नेमिंग क्यों बता रहा हूँ भाई, ये तो छोटे बच्चों को बताया जाता है। कभी कभार ऐसा है, देखो हमारे कोर्स में हर तरह के लोग होते हैं, तो हम सबकी वो रखते हैं, ख्याल रखते हैं, मतलब है ना। ठीक है, सबको ख्याल रखा जाता है। तो भाई किसी को नहीं पता होगा, किसी को पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दी स्पीड में बढ़ा दे वीडियो को, जिसको नहीं पता बेचारे के लिए ठीक हो जाएगा वो, है ना। अब जरा इसमें ध्यान से देखो। देखो सपोज करो
आपको ना xi निकालना है। तो xi निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे ये 0 2 दिख रहा है ना, ये 0 और 2, ये वाला 0 ये वाला 2, 0 और 2 जो दिख रहा है ना, आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है। तो आप बोलेंगे सर जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 आएगा, जो भी आएगा उसको आधा कर दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के जो आता है ना वो होता है क्लास साइज। क्या बोलते हैं हम इसको, क्लास साइज बोलते हैं। तो इसका क्लास साइज जो है ना वो 2 2 का है। जैसे क्लास साइज मतलब गैप, गैप समझ लो आप। ठीक है, गैप जो होता है वो 2 2 का है। जैसे 2 4 में कितने का गैप है, 4 6 में कितने का गैप है, 6 8 में कितने का गैप है, 8 10 में कितने का गैप है, ये जो गैप होता है उसका क्लास साइज होता है। अब 2 और 4 को जोड़ो जरा, 2 और 4 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा भाई 6, 6 का आधा करो 3, 4 और 6 को जोड़ो 10, 10 का आधा करो 5, 8 और 6 को जोड़ो 14, 14 का आधा आधा करोगे बच्चे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसे ही 18 का आधा करोगे बच्चे 9 हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है, देखो पहले तो मैंने आपको आधा कर करके दिखाया, लेकिन आप एग्जाम में इससे भी छोटा कर सकते हो इसको, मैं बताता हूँ क्या। अगर यहाँ पे गैप सेम है, जैसे 2 2 का गैप है ना, देख पा रहे हो, तो यहाँ पे भी गैप सेम ही होता है। देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। अब इससे सर हमारा क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा, सपोज करो कि अगर मेरे को ये नहीं पता होता कि एक और एक निकाल लिया मैंने, एक निकाल लिया, अब मेरे को बस यहाँ का क्लास साइज देखना है, क्लास साइज कितने का है, 2 का, यानी क्लास इंटरवल में 2 2 का गैप है ना, 2 2 का गैप है। तो इसमें 2 और जोड़ दो, एक में 2 जोड़ोगे 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो भी आपका आंसर, फिर आपको ये जोड़ के आधा करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो वैसे भी निकल ही रहा है, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं हमारे से, कि इतना सब कुछ क्यों बता रहे हैं। इसका एक रीजन है, सपोज करो ये तो 1 2 3 4 ऐसे बेसिक से नंबर है, अगर यही नंबर पॉइंट में आ गए ना तो ये हालत खराब कर देंगे, जोड़ने और घटाने में ना बहुत टाइम खराब कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको ये सब करना है। ठीक है, जोड़ घटाव से बचने के लिए अपनी कैलकुलेशन तो जितनी हो सके उतनी इजी करनी है। तो 4 2 6 है ना, 6 6 12 और 20 और 10 30, 30 तो ये आ गया समेशन एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई की एक टेबल और बना लो जरा, यहाँ पे निकालेंगे समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, चलो, दो ही कम 2 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, ठीक है, 8 सत्ते 56 हो गया बच्चे, ओके, और 9 धम हो गया बच्चे 90। ठीक है, अब इसको क्या करो, देखो 2 2 4 और 6 10, 0 हो जाता है ना। उसके बाद एक कैरी हो गया, एक और एक 2 और 3 5 और 5 10। ठीक है, 10 और 9 19, 19 आ गया, यानी 190। बस इसका मीन निकालना था, 190 को 30 से डिवाइड करो और आपका आंसर खत्म। ठीक है, 3 छिंग 18 होते हैं और 3 तिया 9 होते हैं, 6.33 ऐसे कुछ चलेगा इसका आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। तो ऐसे आप इसका जो है पूरा का पूरा मीन निकाल सकते हो। आई होप आपको जो है डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया है ना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, डायरेक्ट मेथड में कैसे करा हमने, क्या करा हमने, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है ना। अब डायरेक्ट मेथड के बाद में दूसरा मेथड आता है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में कैसे इसको सॉल्व करना है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहले मैं इससे यहाँ से ना थोड़ा सा हटा देता हूँ। अज्यूम मीन मेथड में मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना एफ आई एक्स आई, एक्स आई तक की मेरे को पूरी जरूरत है। सेकंड मेथड लिखते हैं हम अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, आपको एक अगर क्लियर हो गया होगा तो देखो, सेकंड मेथड में इसी में ही सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसका आंसर भी मिल गया ना 6.3 के आसपास। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करवा रहा हूँ और इसको नए वाले पेन से लिखता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भैया कुछ नया करा है हमने। तो देखो, सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम है, अज्यूम्ड, ठीक है, मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, जो मीन होता है यानी एक्स बार जो होता है उसमें होता है ए प्लस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई के बराबर। अब ए क्या है यहाँ पे, ए को हम बोलते हैं भैया अज्यूम्ड मीन। ए क्या होता है, अज्यूम्ड, अज्यूम्ड मीन, मीन होता है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन होता है ए। तो आपको करना कुछ नहीं है, अब इसमें मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपका काम होता है ए निकालना। ए ज्यादातर केसेस में जब आपका गैप जो होता है वो सेम होता है तो बीच वाला नंबर होता है। ठीक है, एक्स आई में अगर मान लेते बीच वाला नहीं मिल रहा तो ऊपर वाला जो नंबर होगा ज्यादातर केसेस में वो वाला आपका नंबर होता है। अदरवाइज आप मीन का फॉर्मूला यूज करके इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अज्यूम्ड मीन जैसे आपने निकाला यानी ए की वैल्यू निकाली, अब आपको निकालना होता है एक्स आई नहीं सॉरी डी आई होता है यहाँ पे, डी आई। डी आई जो होता है बच्चे ये होता है एक्स आई माइनस ए के बराबर। अब डी आई जो होता है मतलब डी आई का मतलब होता है डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको हम, डेविएशन। ठीक है, डेविएशन बोलते हैं भाई हम इसको। डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ये एक्स आई है ना सारे के सारे, इसमें से ए हटाना है। जैसे 1 में से ए हटाना है यानी 5 हटाना है। 1 में से 5 हटाएंगे तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है ना, माइनस का होता है। क्या ये बात सही है। उसके बाद 3 में से 5 हटाएंगे तो माइनस का 2, 5 में से 5 0, 5 7 में से 5 2, फिर 4। आपने जैसे ये डी आई निकाला, अब आपका एक काम रहेगा, आपको एफ आई डी आई निकालना होता है। सही है, एफ आई डी आई निकालोगे आप। अब एफ आई डी आई ठीक है निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई यानी 2 की -4 से मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8। ठीक है,
6 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 8 की 2 से मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 होता है भैया, ठीक है, और 10 चौक 40 होता है। बहुत ही सही कैलकुलेशन है आपकी। 56 ये आ रहा है, 8 और 8 माइनस का 16 ये आ रहा है भैया, दोनों को ना कर दो माइनस, समेशन एफ आई डी आई मिल जाएगा। ये मिला है 40, 40 यानी, है ना। जैसे ये मिला भैया सॉल्व कर दो, 5 प्लस ये हो गया समेशन एफ आई डी आई 40 अपॉन में कितना 30, काट दो इसको, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देख पाओ 4/3 मिला है जो कि 1.3 के आसपास होता है, तो 6.3 इसका मीन आ गया। इस तरीके से देखो, बड़े ही बढ़िया तरीके से हमने जो है अज्यूम्ड मेथड से, है ना, इसका आंसर निकाल लिया है। तो अगर मान लेते हैं अज्यूम्ड मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ा, तो ऐसे सॉल्व करना भैया, ठीक है, कुछ और मत कर देना। ये करोगे ना तो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया तरीके से आप पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। तीसरा मेथड आ जाता है भैया, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो थर्ड मेथड पे हम बढ़ते हैं। थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, जो कि है इसका फाइनल मेथड मीन निकालने का। तो आपको मीन का, अर्थमेटिक मीन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाएगा। क्या अर्थमेटिक मीन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इतनी जल्दी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, अभी एक और थोड़ा बहुत टाइम इसमें और लगेगा, क्योंकि अभी तो हम बता रहे हैं बेसिक बेसिक चीज है ना। तो चलिए, अब आपको अज्यूम्ड मीन मेथड में जरा करने के बाद में तीसरा मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन, ठीक है, डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है? अगर आपको कभी भी निकालना पड़ जाए मीन, तो मीन का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई, है ना, अपॉन समेशन एफ आई होता है ना। सारे के सारे जो है ना ये एनसीईआरटी में मिलेंगे तुम्हारे को क्लास 10th में। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं नया सा करवा रहा हूँ आपको, ये जो पहली क्लास में, इसमें ज्यादातर चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, ठीक है। बट ये है कि आप प्रैक्टिस किस तरीके से करते हो, तो वो ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, ए ऐसे ही निकालना है जैसे आप निकालते हैं। निकालने के बाद में आपको निकालना है सबसे पहले यू आई। यू आई, यू का यू आई जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आ रही है, एच दिख रही है। एच जो होता है इसको बोलते हैं हम क्लास साइज यानी इंटरवल गैप, यानी इनमें गैप कितने कितने का है, बस आपको ये देखना। इसके सामने जो आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है ना, इसका क्लास साइज कितना है। इसका क्लास साइज अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 4 से 6 के बीच में 2 है ना। तो 2 का गैप है इसका। तो ये जो 2 का गैप है ना, बस आपको ये ढूंढना है, बस इसको ढूंढना है, आपका काम हो गया। एच आ गया, तो आपको करना क्या है, एक्स आई में से ए को माइनस करना है, यानी 1 में से 5 को माइनस करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो -4, 2 से डिवाइड करोगे माइनस का 2, ठीक है। और ध्यान से बताऊं एक चीज तुम्हारे को, देखो एक जादू दिखाता हूँ। जैसे -2 है ना, तो होता क्या है, यहाँ पे -1 लिखो, 0 1 2 लिख दो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो इसको, एक एक के गैप में। सर ये कैसे लिख दिया? जब भी यहाँ पे क्लास इंटरवल सेम होगा तो ये एक एक के गैप में ही आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और जहाँ पे ए होगा वहां पे ऑलवेज 0 आएगा, इस पे ऑलवेज आएगा। आप चाहे इसकी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में करके देखिए, ठीक है। गैप अगर इंटरवल गैप सेम है क्लास इंटरवल में, तो ये सारे आंसर ऐसे ही देगा हर बार। अब आपको करना क्या है, जैसे हमारे को ये जादू आया तो हमको एफ आई यू आई निकाल लेना है। एफ आई यू आई जैसे होता है, बस सीधा सीधा इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो -4 6 इंटू 0 0, 8 और 10 दूनी 20 हो जाता है भाई। तो ये हो गया भैया 18, है ना, और ये हो गया 4 और 4 8, ठीक है। तो समेशन एफ आई यू आई जो आ गया, ये आ गया 18 - 8 यानी 10 आ गया, है ना। अब 10 आ गया, इसको सबसे पहले हमने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद में यहाँ पे डाल देना है। तो ए है 5, अच्छा इंटू एच लगाना भूल गया मैं यहाँ पे फॉर्मूले में ना। ए है 5 प्लस समेशन एफ आई यू आई मतलब 10 अपॉन में कितना था समेशन एफ आई 30 इंटू 10, 10 नहीं, 1 मिनट, 10 क्यों आ गया? एच जो था वो तो 2 था ना, इंटू 2। अभी कुछ गड़बड़ सी लग रही है, क्या गड़बड़ है? हमने कैलकुलेशन सही करी है। 2 दूनी 4 होते हैं, 4 एकम 4 होते हैं, 8 एकम 8 होते हैं, 10 दूनी 20 होते हैं भैया। अरे 2 आया, 2 आया, 2 आया। मेरे को कैसे पता लगा कि मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी है? क्योंकि इसी क्वेश्चन को तो मैं 2 बार से सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे 40 आ रहा था ऊपर, मतलब 4/3 आ रहा था, है ना। तो ऐसे पता लग गया। वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये आ गया 5 प्लस, इससे इसको काट दो तो 4/3 था, है ना। तो 5 प्लस 1.3 हो गया, तो ये हो गया 6.3, और ये इसका आंसर हो जाएगा भैया। ये इसका क्या है, मीन है। याद रखिएगा स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ठीक है। अज्यूम्ड मीन में क्या है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, है ना,
एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई होता है ना। और डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट में समेशन एफ आई एक्स आई है ना, अपॉन में समेशन एफ आई होता है। तो आपको ये तीनों के तीनों चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। मैं यहाँ से ना स्क्रीन को थोड़ा साफ सुथरा कर लेता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। उसके बाद हम जो है आगे वाली चीजों पे बढ़ते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर है 6.3। क्लियर है ना, इतना कोई डाउट है? बढ़िया से समझ में आ गया? चलिए, है ना। अगर आपको इतना बढ़िया से समझ में आ गया तो मैं आपको ना क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे 2014 का एक क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा ये गया है कि व्हाट इज द नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड इन 245 सक्सेसिव 1 minute interval at an exchange is given below इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स है, आपसे पूछा इसका मीन बताओ। जो बेसिक काम है भैया, जो हमारी चीज है वो हमसे मीन पूछा गया, बस इस पे ध्यान ज्यादा हमारे को रखना है। तो सबसे पहले तो मीन निकालने के लिए इसमें नंबर ऑफ कॉल्स दे रखी है, यानी एक्स आई गिवन है आपको। क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7। और क्या गिवन है भाई? और आपको एफ आई गिवन है। एफ आई यानी 14 21 25, फिर 43 43 1 2 3, यहाँ तक आएगा ना। 43 इसके सामने है, ठीक है। 43 उसके बाद 51 है ना, फिर 40 आ गया, फिर आ गया 39, फिर आ गया कितना 12 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया पूरा का पूरा। अब आपको करना क्या है, मीन निकालने के लिए आपका इसका एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है, चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं भैया, बताना है कि कौन सा होगा, सबको जोड़ना है भैया। तो समेशन एफ आई को जो है ये तो मैं जोड़ दूंगा। देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी तेज, 245 इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ठीक है, तो 245 इसका करेक्ट आंसर है ना। तो ये बोल रखा है कि 245 कॉल हुई है, तो इन सबको जोड़ के 245 आना चाहिए। अब सर इसको देखो, तो जीरो ही आ गया। 21 इंटू 1 21 हो जाता है, 25 इंटू 2 50 हो जाता है, 43 इंटू 3 3 3 9 हो जाता है, 4 3 12 हो जाता है भैया, 129। ठीक है, 4 एकम 4 4 5 20। ठीक है, 5 चौक 20 200। फिर 6 इंटू 39 9 छिंग 54 होता है, 4 आगे 5 6 या 18 8 5 13। तो आई थिंक 234 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 12 7 84 होता है, 84 जोड़े। तो समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई। चलो भाई, 1 9 10 4 4 8 4 12 22 हो गया भैया। 2 कैरी 2, ठीक है, 2 और 2 4 5 9 2 11 12 13 14 14 और 8 8 4 12 22 होते हैं शायद, 14 और 8 22 ही होते हैं ना, 22। फिर 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3 3 और 2 5 6 7 8 9 922 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको, मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला हो गया भैया समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, तो ये हो गया 922 बाय 245, जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका दिमाग चलता है तो बढ़िया से दिमाग चलाइए, इसको डिवाइड करके बताइए इसका आंसर क्या आता है। मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा कम चलता है, तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 245 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे हिसाब से 3.76 के आसपास आना चाहिए, 3.76। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है, 3.76। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें भैया, ए जैसा लग रहा है ये देखो। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना मैं बोल क्या रहा हूँ, ये चीजें समझ में आ रही है कि किस तरीके से हम मीन निकाल रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें कर रहे हैं, है ना। इंटरेस्ट तभी आएगा जब चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा। जैसे ये लेक्चरर का है, ठीक है, मेंस का आपको क्वेश्चन दिया गया था 2020 में। ठीक है, 2020 में जो लेक्चरर मेंस हुआ था, इजी आया था, सच बात बता रहा हूँ तुम्हारे को, है ना, इजी आया था। और मेरे को ज्यादा इजी लेक्चरर लगा है। ठीक है, जैसा सिलेबस देख के मेरे को लग रहा है। तो लेक्चरर का जो मेंस आया था, इसमें आपसे ये पूछा गया कि भैया अगर जो है इफ द मीन इज 3 देन द वैल्यू ऑफ F4 इज, F4 मतलब इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, 3 7 10 और 14। अपना दिमाग लगा लीजिए भाई पहले ना, देखो आप छोटे बच्चे नहीं है, है ना। तो आप दिमाग लगाइए पहले, अपना अपने हिसाब से करिए, उसके बाद हम पहुंचते हैं वहां पे। और अगर आपका आंसर मेरे से मैच करता है, टाइम लिमिट दीजिएगा अपने आप को जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 1 मिनट से 1.5 मिनट। अगर आप उसके मिनट के अंदर 1 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो बढ़िया है, आपकी स्पीड अच्छी है। ठीक है, तो टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करिए, अपना दिमाग लगाइए। मैं थोड़ा सा इसको, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। देखो आपको क्या था, इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा था कि भैया एक ना फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एक्स दे रखा है, वैल्यूज ऑफ एक्स दे रखी है आपको 1 2 3 4, ये एक्स है भाई, है ना। और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है एफ आई, मेरे को एफ आई एक्स आई तो चाहिए ही होता है ना।
तो आपको दे रखी है 1 2 3 4, ये दे रखा है 5 4 6 और F4 है, ठीक है। और आपसे बोल रखा है कि भैया इसका मीन गिवन है पहले से ही, है ना। मीन कितना है इसका, मीन है इसका 3, यानी माध्य गिवन है। आपको बताना है F4 की वैल्यू क्या होगी। तो बस आसान सा कॉन्सेप्ट है, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे समेशन Fi xi अपॉन समेशन Fi, है ना। इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, इसका मतलब ये होता है। बात समझ में आ रही है। अब हमारे को इसको सॉल्व करने के लिए देखो 2-3 चीजें चाहिए। एक तो समेशन Fi xi चाहिए, अगर ये मेरे को मिल जाता है और समेशन Fi मिल जाता है तो मैं सीधा सीधा इसको कैलकुलेशन करके मतलब इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकता हूँ ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले xi और Fi की मल्टीप्लाई करके Fi xi निकालूंगा। तो 5 एकम 5 होते हैं, 2 चौक 8 होते हैं, 6 तिया 18 होता है, और ये 4f हो गया। f लिख दूं इसको चलेगा, f4 थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लिखने में बार बार, तो 4f लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आप समझ लीजिए वो f4 ही है, ठीक है। तो 4f मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ लेते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा समेशन Fi। समेशन Fi आ गया 5 4 9 6 15, तो 15 प्लस f आ गया। समेशन Fi xi, इसको भी जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया भैया 8 और 8 16, मतलब 16 और 6 5 11 21 हो गया। 21 और ये, अरे यार ऐसे ही कर लेता मैं, इससे बढ़िया तो 31 आ रहा है ये, ठीक है। 31 आएगा आई थिंक। 18 8 8 26 हो जाते हैं, 6 5 11 31 हो जाते हैं, प्लस 4f, ठीक है। तो 31 प्लस 4f ये आ गया, इस फॉर्मूले में रख देता हूँ मैं उठा के। ये हो गया समेशन Fi xi यानी 31 प्लस 4f, ठीक है, अपॉन में समेशन Fi यानी 15 प्लस f, किसके इक्वल, 3 के इक्वल, पहुंचाओ इधर, ठीक है। तो 15 प्लस f की 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 31 प्लस 4f, 15 45 प्लस 3f के बराबर। तो 4f माइनस 3f कर लो, इसको इधर लेके चले जाओ, 4f माइनस 3f हो जाता है f, ठीक है। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 31, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1, 14 आ रहा है क्या इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है भैया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके बड़ी ही इजीली आंसर निकाल सकते हो इसका। बात समझ में आ रही है, देखो कितना आसान था, समझ में आ गया ना। आई होप आपका भी 14 ही निकला होगा आंसर, ठीक निकला होगा, नहीं निकला है तो देख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, ऐसे करना है आपको, ठीक है। चलो, चलिए ठीक है भाई, है ना। चलिए अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी तो दो चीजें आपको होमवर्क में डाल दे रहा हूँ मैं, एक ये वाला, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और एक ये वाला, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में डाल दिए, दो क्या मैं तीन डालता हूँ यार, दो में क्या होगा तुम्हारा, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ। देखो भाई 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में डाल दिए, इन तीनों का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इसका और इसका, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और लगा दीजिएगा, ठीक है, सारे के सारे कर लेंगे। चलिए मीन को ही जो है कल की क्लास में हम फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज मेरे को लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर मीन के ही कॉन्सेप्ट में हम थोड़े बहुत और चीजों के बारे में पूछेंगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक रेशियो क्या होता है वो अलग है, वेटेड मीन क्या होता है, कंबाइंड मीन क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी की सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।